हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ सितंबर 2020। तो गाइज आज है तारीख 23 सितंबर 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है एज इट इज़ या हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल दिख रहा होगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में एट्थ शेड्यूल के लैंग्वेजेस के बारे में कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे उसके बैकग्राउंड एनालिसिस के साथ। उसका बैकग्राउंड एनालिसिस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, टर्म्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में सार्क के बारे में बताया हुआ है, तो उसको पूरा का पूरा आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है कि डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिटेल से ही पूछा जाएगा। ओके, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली जो है इस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल के ऊपर 3 वीडियो अपलोड होती हैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो तीनों की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगी अगर आप बेल आइकन जरूर दबाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 के ऊपर आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ये आर्टिकल क्या बोलता है, ओपोजिशन पार्टीज वॉक आउट ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या हुआ है कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग चल रही थी तो इसमें ओपोजिशन पार्टीज थी वो बाहर निकल गई पार्लियामेंट से। किस चीज़ को लेकर, वही प्रोटेस्टिंग वगैरह को लेकर। खैर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस आपको बताना था, ये टॉप हेडिंग थी इस वजह से मैंने आपको बता दिया। नाउ ये वाला आर्टिकल आज का इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये किस चीज़ के बारे में, अभी मैंने आपको बताया कि कल जो है मीटिंग हुई, ठीक है, कल जो है इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग हुई। फिर उसके बाद जो है मीटिंग का क्या यहाँ पे हल निकला है, ये आर्मी टॉक्स दोनों के बीच में हुई, पॉजिटिव बट नो हेड अवे नो ऑन डी एस्केलेशन। यानी कि कुछ पॉजिटिव टॉक्स तो हुई हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ सॉल्यूशन, एक जो कह सकते हैं ना एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल के आया है। क्या बातें हुई इसके अंदर, ये बोला गया कि जो इंडिया और चाइना ने इन दोनों के बीच में एग्री हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई अब यहाँ पर ये एक दूसरे के जो ट्रूप्स हैं ये नहीं भेजेंगे फ्रंट लाइन पे, यानी कि एक दूसरे के जो सोल्जर्स वगैरह है वो अब LAC पर नहीं आएंगे, फ्रंट लाइन पर नहीं आएंगे। ओके, इंडिया और चाइना ने दोनों ने साथ में डिसाइड करा, एग्री करा कि अब यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं इन सबको फ्रंट लाइन पे नहीं भेजा जाएगा और जो ये सिचुएशन बनकर आ रही है और ये जो स्टैंड ऑफ बन रहा है इसको जल्दी से जल्द निपटाया जाएगा और इसको जल्द से जल्द सॉल्व करा जाएगा, ठीक है, रिजॉल्व करा जाएगा इस स्टैंड ऑफ का, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है और काफ़ी टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है ये सिचुएशन में से ही। तो यहाँ पर गाइज एक चीज़ और आती है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये LAC है क्या, ये काफ़ी ज़्यादा आज के न्यूज़ में भी है क्योंकि ये LAC को लेकर ही सारा ड्रामा हुआ है, LAC पर ही सारा ड्रामा हो रहा है। तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये LAC के बारे में जानना। तो चलो यहाँ पर LAC के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, व्हाट इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा बहुत जो है इसका इशू क्या है ये बता देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा चाइना। अब ये हो गया इंडिया चाइना का और उसके बाद यहाँ पे ये बॉर्डर हो गया। ये आप देखोगे अक्साई चीन वाला एरिया हो गया। ये अक्साई चीन वाला एरिया जो है ये चाइना ने कब्जा कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है। एक LAC जो है हमारी यहाँ पर है, ठीक है, LAC जो है हमारी यहाँ पर है और अभी जो इस इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में बार बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, वो कहाँ पर मिल रही हैं, अक्साई चीन वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद इंडिया और चाइना एक जगह और कनेक्ट करते हैं, वो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल सेक्टर में। सेंट्रल सेक्टर में यहाँ पर जो रेड रेड निशान लगा रखा है यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर तीसरी जगह एक और जगह कनेक्ट करते हैं, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया का, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो रही है कि ये जो कि बॉर्डर पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं इंडिया और चाइना के बीच में, एक तो अक्साई चीन वाले एरिया में, एक तो दूसरा सेंट्रल सेक्टर में, तीसरा ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश के साइड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखा जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से, वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट चलता है, सेंट्रल सेक्टर में डिस्प्यूट चलता है और ईस्टर्न सेक्टर में, ये तीनों ही जगह पर इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में विवाद हमेशा चलता रहता है बॉर्डर को लेकर। वेस्टर्न सेक्टर का हम लोग इसका एरिया देखें तो 1570 किलोमीटर का एरिया है, सेंट्रल सेक्टर का 545 किलोमीटर का और ईस्टर्न सेक्टर का 1325 किलोमीटर का यहाँ पर ये एरिया है। ओके,
लेकिन इसमें भूटान इंक्लूड नहीं है, याद रखना, भूटान एक्सक्लूड कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, अभी जो सारा विवाद देखा जा रहा है यहाँ पर देखा जा रहा है लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारा एक, ठीक है, जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो है क्या एग्जैक्टली में अगर हम कहें तो ये एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन यानी कि एक फिक्सेशन पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट कह सकते हो जो कि सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को। ये जो सेपरेट करती है, अब समझ लो ये लाइन जो है सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को, तो फिर ये जो पॉइंट हो गया इसे हम लोग कहेंगे LAC। ओके, तो LAC हमने पढ़ लिया, ये फिक्स पॉइंट है जो कि सेपरेट करती है इंडिया और चाइना को। और देखोगे जो इंडिया कंसीडर दी LAC टू बी, जो इंडिया की साइड LAC है वो है 3,488 किलोमीटर की, चाइनीज़ की जो है वो है 2,000 किलोमीटर की। 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि ईस्टर्न सेक्टर हो गया अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था। फिर एक मिडिल सेक्टर में LAC है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। फिर वेस्टर्न सेक्टर में LAC है लद्दाख में, ठीक है, तो इनको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपसे, मैंने मैपिंग के साथ आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पेज नंबर 1 के ऊपर एक हमारा एक और आर्टिकल आता है। ये इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, जो EPCA के चीफ हैं इन्होंने पंजाब से बोला, EPCA चीफ आस्क पंजाब हरियाणा कि भाई जो स्टबल बर्निंग है उसके अगेंस्ट कुछ करा जाए। स्टबल बर्निंग यानी कि जो आपको पता होगा, अगर राइस वगैरह लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि राइस वगैरह खेत में लगा दिया गया तो इसमें ऊपर से जला दिया जाता है इसे, है ना, ताकि जो है और ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। ऐसा कुछ करा जाता है, जला दिया जाता है। अगर आप जाओगे कभी खेतों में देखोगे तो कभी काला काला दिखाई देता है पूरा खेत, है ना, तो वो जला दिया जाता है और बचा कुचा सामान, तो फिर उसकी वजह से जो है एयर में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। दैट इज़ वाई काफ़ी सारा इशू देखा जाता है पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग को लेकर, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। तो उसको देखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है, EPCA अथॉरिटी है। ये इन्होंने मंगलवार को यानी ट्यूसडे को क्या बोला, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब हरियाणा को, कि भाई जो अपनी स्टबल बर्निंग है उसको रोक लेना, ठीक है, क्योंकि अभी स्टबल बर्निंग होने वाली है, तो उसको स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये कुछ लिखा गया है उनको। और चीफ सेक्रेटरीट ने बोला कि एक कंट्रोल रूम को सेट कर लो ताकि इस इशू जो है, ये जो इशू है स्टबल बर्निंग का, इसको टैकल करा जाए, ठीक है। अभी मैं आपको स्टबल बर्निंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और UPSC की तरफ से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टबल बर्निंग की पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपको ये यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, इस तरीके से ये रखा प्यूरा और सब में आग लगा दी, ठीक है, तो इससे इतना धुआं निकलता है, इतना धुआं निकलता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एयर के ऊपर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखा जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टबल बर्निंग है इसको बंद कर दो यार, ये जो जला वला रहे हो अब इसको बंद कर दो। ये जो बचा कुचा हमारा, जैसे हमने धान उगा लिया, ठीक है, फसल की कटाई हो गई, तो बचे कुचे जो कटाई होती है, बचा कुचा जो यहाँ पे सामान होता है उसको सबको जला दिया जाता है, तो फिर इसको रोकने की बात करी जा रही है। ओके, यहाँ पर अब UPSC आपसे कैसे पूछ सकता है, सबसे पहले जान लो कि जो ये स्टबल बर्निंग और पॉल्यूशन है ये कौन से पेपर में आ सकता है आपसे क्वेश्चन। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आ सकता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में भी आ सकता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में वो आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के तौर पे पूछ सकता है या फिर हेल्थ के तौर पे पूछ सकता है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी को भी इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से हेल्थ के लिए पूछ सकता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है ये। ओके, तो सबसे पहले ये क्रॉप बर्निंग होती क्या है, आपको ही पता है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ये काफ़ी टाइम पहले से चलती हुई आ रही है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। पंजाब और हरियाणा में क्या करते हैं ये लोग, जो राइस का इन्होंने कटाई कर ली, कटाई करने के बाद जो कुछ बचता है उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये स्टार्ट होता है अक्टूबर में, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो ये आर्टिकल है वो आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, अभी अक्टूबर में स्टबल बर्निंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, अक्टूबर में स्टबल बर्निंग स्टार्ट होने वाली है। ये जो आग, जो कटाई, फसल की कटाई वगैरह होगी, फिर उसमें आग लगा दी जाएगी। तो पहले से ही जो हमारी EPCA बॉडी है ये कह रही है कि भाई स्टबल बर्निंग अब की बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा इससे असर पड़ता है। ओके, नाउ
अब यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट्स एंड द पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द चैफ अलॉन्ग विद द अदर सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, क्या होता है इससे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा वोजन इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर यहाँ पे स्टबल बर्निंग देखी जाती है तो। ओके, अब यहाँ पर ये स्टबल बर्निंग करी क्यों जाती है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। अगर आपसे पूछा जाए ना स्टबल बर्निंग के बारे में क्वेश्चन, तो फिर आपको इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना है। पहले स्टबल बर्निंग क्या होती है वो लिखना है, फिर रीज़न क्या क्या है स्टबल बर्निंग करने के, फिर उसके बाद क्या क्या हम लोग अपने कंक्लूजन लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ओके, क्या होता है कि अगर हम लोग जला देते हैं उसको तो फिर क्या होता है, इंक्रीज एंड मॉडर्नाइज फार्मिंग मैकेनाइजेशन। क्या होता है, फार्मिंग जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव मानी जाती है कि हाँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में ये फार्मिंग हो जाती है। ओके, तो फिर आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टडीज़ वगैरह बताई हैं कि कितना कितना पॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, और कितना कितना पॉल्यूशन हुआ है अभी तक। ये सारी चीज़ें कुछ हमारी स्टडीज़ हैं, वो उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लास्ट में ये सब बोला गया, लास्ट में बोला गया कि भाई जो ये आप स्टबल बर्निंग कर रहे हो उसको हर तरीके से जो है वो रोक दिया जाए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है एयर के ऊपर। वही चीज़ें घुमा फिरा के वापस बोली गई हैं। ओके, तो हमने इसको भी कवर किया। नाउ पेज नंबर 1 के ऊपर हमारे आर्टिकल खत्म हो गए। पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 3 पर भी नहीं है। पेज नंबर 4 पर भी नहीं है। पेज नंबर 5 पर आते हैं। पेज नंबर 5 पे आपको एक ये आर्टिकल दिख रहा होगा, किस चीज़ के बारे में, मनरेगा वर्कर्स के बारे में। मनरेगा वर्कर्स को बेनिफिट्स मिलेगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। अभी आपको पता होगा जो ये मनरेगा के अंडर में जो भी वर्क करता है उसको ये जो स्कीम है इसके अंडर में 90 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, 90 दिन का एम्प्लॉयमेंट रोजगार दिया जाता है मजदूरों को। और इसमें बोला गया कि 90 दिन के रोजगार के बाद भी उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने बोला ट्यूसडे को कि जो रिसेंट डिसीजन लिया गया मनरेगा को, जो ये वर्कर्स हैं वो पहले अगर उन्हें 90 दिन का काम करने के बाद भी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है आपसे कि ये मनरेगा के बारे में किसका बैकग्राउंड में से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये जो मनरेगा है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मनरेगा की हिस्ट्री देखें तो 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई थी, ये इस स्कीम को लेकर आई थी। और इसमें बोला गया कि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार को जनरेट करा जाएगा, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब रोज़गार को कैसे जनरेट करा जाएगा, हर आदमी को, जैसे कि लेबर हो गया, उसे 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाएगा। 100 दिन का उसे काम वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे कि वो अपनी अर्निंग कर सकता है इस स्कीम के अंडर में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम मानी जाती है आज के टाइम पर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पर आते हैं। पेज नंबर 6 पे दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल आपको ये दिख रहा होगा, ये ई लर्निंग के बारे में है। ई लर्निंग इन इंडिया, अ केस ऑफ बैड एजुकेशन। क्यों, आपको पता है, आपको अब सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। इस आर्टिकल में मैं आपको हेडिंग बताऊंगा। ये इतनी बार मैं आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ई लर्निंग, आज के टाइम पे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। कोविड-19 की सिचुएशन के टाइम पर जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन पहुंच चुकी हैं। तो हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं, पढ़ाई जो स्कूल्स वगैरह से जो भी यहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही है वो भी सब ऑनलाइन ही करवाई जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग की इशूज़ देखें। ये सब इशू बना किस वजह से है, कोविड-19 की वजह से बना है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो है सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ये वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है, छूने से स्प्रेड होता है। तो फिर इसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम देखी गई कि जो स्कूल्स वगैरह है उसको खोलने से मना कर दिया गया, और जितनी भी यहाँ पर पढ़ाई वगैरह करी जाएगी वो सब ऑनलाइन टीचिंग दी जाएगी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको हेडिंग दिख रही होगी इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। चलो ऑनलाइन एजुकेशन हमने जो है लागू कर दिया, लेकिन अब हमारी कंट्री में जो है वो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी की वजह से आधे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी, आधे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिलेगी। सपोज यहाँ पे, सपोज क्या, आप यहाँ पर आप देखो, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन मैंने ओ बना दिया, यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पुअर स्टूडेंट्स आ गए, एक हो गए हमारे रिचर स्टूडेंट्स। अब पुअर स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो वो सॉरी उल्टा बोलिए, पुअर स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल है, इनके पास अवेलेबल नहीं है। रिचर स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि पुअर स्टूडेंट्स के पास आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं होगा। आजकल खैर होता है, लेकिन बहुतों के पास इस समय भी यहाँ पर मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। और यहाँ पर रिचर सेक्शन के पास सभी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड हुआ हुआ मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पुअर पीपल को क्या ऑनलाइन एजुकेशन लेने का हक नहीं है, तो उसके पास भी तो हक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है पुअर और रिचर के बीच में।
और उन लोगों को पुअर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। उसके बाद एक और ड्रॉबैक है किसका, ऑनलाइन एजुकेशन का, कि जो कंसेप्ट्स है उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस नहीं हो पाता है। यहाँ पर डायरेक्टली बात करी गई है कि अगर हम वीडियोस को देखकर मैथ्स वगैरह समझें तो मैथ्स में चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती हैं। बाकी चीज़ें पढ़ लें तो हम बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स की वीडियो हो गई तो मैथमेटिक्स की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है, मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो फिर ये कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं हो पाते वीडियो के थ्रू। एक ऑनलाइन एजुकेशन की ये भी प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें हैं, आपको जो है फ्रेम करनी है और इस तरीके से आंसर लिखना है। अब आंसर आपको लिखना किस तरीके से है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं टेलीग्राम पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको एक प्योर आंसर लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, ये मैंने पिक्चर भी सेव कर ली थी, मुझे पिक्चर मिल गई थी और काफ़ी अच्छी लगी। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। ऑनलाइन एजुकेशन जो इंडिया में चल रहा है, ठीक है, उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। एक तो कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट भी काफ़ी बुरी अफेक्ट करती है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एक तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट, गवर्नमेंट के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, स्मार्टफोन यूज़र बेस, इंटरनेट पेनिट्रेशंस, डिस्पोजल इनकम, यंग पॉपुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को। किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको आंसर यहाँ पर मैंने दे दिया है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1 घंटे का एनालिसिस बोरिंग हो जाता है, तो फिर यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एकदम कंसाइज मैनर में पढ़ेंगे कि जो चीज़ पढ़नी है वही पढ़ेंगे, फालतू चीज़ यहाँ पे कवर नहीं करने वाले। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में तो फिर ये जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कौन कौन से, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आ सकता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में भी आ सकता है। तो फिर ऑन न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में आपको पता ही चल गया, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चला गया, तो दैट इज़ वाई हम लोग को एजुकेशन भी ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। और की पॉइंट्स अगर पूछा जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक तो ऑनलाइन एजुकेशन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा जा सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, लैपटॉप्स टैबलेट्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। अगर प्रोवाइड करवा देगी तो एक सॉल्यूशन हो सकता है ये भी, ठीक है। उसके बाद जो है स्कूल को हम रीओपन कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, उसको अच्छी तरीके से स्कूल्स को पूरे को सैनिटाइज कर दिया जाए, क्वारंटीन मेजर्स वगैरह रखे जाएं, अच्छी तरीके से स्टेप्स उठाया जाए तो सब कुछ करा जा सकता है, ठीक है। एक हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को पैसा वगैरह हम अच्छी तरीके से प्रोवाइड करके उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो ये ऑनलाइन एजुकेशन है इन सब चीज़ों को अवेल कर सके, उनको स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस जैसे कि मैंने बताया, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, जो भी लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं उनके पास ये सारे जो चीज़ें हैं लेने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, तो वो लोग कैसे लें। और उसके बाद जो है मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन पर जाओगे तो काफ़ी सारे जो है अभी प्लेटफॉर्म्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, काफ़ी लोगों के साथ पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी लोगों के पास, पुअर स्टूडेंट के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें वे फॉरवर्ड क्या करना है, वे फॉरवर्ड जैसे कि बताया, हम लोग क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह को प्रोवाइड करवा सकती है, इंटरनेट एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है। ओके, तो गाइज ये हुआ हमारा आर्टिकल अब पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से आर्टिकल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, इसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। अभी हमारा 75वां साल कंप्लीट हुआ है, 75 ईयर्स कंप्लीट होगा यूनाइटेड नेशन को। तो फिर इसको देखते हुए अभी मीटिंग हुई, तो पीएम साहब ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने बोला यहाँ पर मीटिंग में कि जो यूएन में, यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने चाहिए। और अभी आपको पता है जो यूएनएससी में जो इंडिया है, इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह इलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कितने होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और प्लस 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और नॉन परमानेंट में अब की बार इंडिया भी इलेक्ट हुआ है और 2 साल तक जो है इंडिया का टेन्योर रहेगा, ठीक है। परमानेंट मेंबर का हमेशा ही रहेगा और जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 2 साल तक सर्व कर सकेंगे यूएनएससी में। तो फिर नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे बोला कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, इन सब के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इन सब के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके आगे और कुछ नहीं बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, मेकिंग द लैंग्वेज ऑफ लॉ कॉम्प्रहेंसिबल। अब ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, अभी आपको पता होगा, मैंने ड्राफ्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। ये एक ड्राफ्ट है
कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री वगैरह कहीं पे लगानी है तो फिर उससे पहले आपको ये सारा ड्राफ्ट पूरा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसका पर्यावरण के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, अगर बुरा असर पड़ेगा तो आप उसे कैसे तरीके से निपटाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इस जो जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट इंग्लिश और हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, ये ड्राफ्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्लस हिंदी में था, लेकिन अब यहाँ पर इसको उसी को बात करी जा रही है कि जो ये ड्राफ्ट है या फिर कोई भी चीज़ है जैसे कि ईआईए की नोटिफिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलेगी, ऐसा बोला गया था। ठीक है, जब इसको ड्राफ्ट को लाया गया था तो यहाँ पे बोला गया हाई कोर्ट्स के द्वारा, 2 हाई कोर्ट्स के द्वारा, कि भाई ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर छोड़ो और पूरे की पूरी जो शेड्यूल हमारे 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल में आपको पता होगा 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, 22 की 22 लैंग्वेजेस में ये ड्राफ्ट प्रोवाइड होना चाहिए ताकि सभी लोगों के पास ये ड्राफ्ट की अवेलेबिलिटी पाई जाए। ओके, उसके बाद देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम 22 लैंग्वेज की 22 पूरी की पूरी 22 लैंग्वेज में इस ड्राफ्ट को प्रोवाइड करें, ये कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न भी दिया कि अगर 22 लैंग्वेज में पूरा का पूरा ये ड्राफ्ट प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि पूरी की पूरी 22 लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 में सारी की सारी 22 लैंग्वेज है, अगर हम ड्राफ्ट प्रोवाइड कराएंगे तो सारी लैंग्वेज का मीनिंग अलग अलग होता है। तो जो मीनिंग है वर्ड्स के, जो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं वो अगर उनकी भाषा में चेंज होंगे तो फिर उन वर्ड्स का जो है मीनिंग काफ़ी हद तक बदल सकता है। ठीक है, उन्होंने जो है ये अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद ये एक ट्रांसलेशन जो है, बोला गया ट्रांसलेशन एक लीगल राइट है। तो फिर इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है कि ट्रांसलेशन करना चाहिए। ये जो हिंदी और इंग्लिश में हमारा ड्राफ्ट है, इसको सारी की सारी 22 की 22 लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट को ट्रांसलेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन एक लीगल राइट है। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, हल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1951 वाला, इसमें डिक्लेयर कर दिया गया, इसका सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो ये ट्रांसलेशन है ये एक लीगल राइट है। ठीक है, तो फिर ये जब लीगल राइट है तो फिर ये ट्रांसलेशन हम लोगों को करना चाहिए पूरी की पूरी 22 लैंग्वेजेस में। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये इसके बारे में, इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। शेड्यूल 8 22 लैंग्वेजेस, ये 8वें शेड्यूल में ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक में आ जाएगा हमारा। ठीक है, आज मैं कुछ तेज़ी से बोल रहा हूँ, उसके पीछे कोई कारण है, मैं बाद में बताऊँगा। ओके, आज कुछ स्पीड से हमारा कवर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार आपको पास एक प्रीसाइज कंसाइज मैटर जो है आपको मिले। ठीक है, मैंने बहुत से एनालिसिस देखे हैं जो फालतू चीज़ें कवर होती हैं, क्योंकि हमारा काम है न्यूज़पेपर को पढ़ना और क्या इंपॉर्टेंट है उसे निकालना यार। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ ले हो, उसमें से चीज़ें पढ़ रहे हो, अलग से नहीं पढ़ोगे तो आपका काम नहीं होने वाला, अलग से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन सी हैं। आसमीज़ है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये याद रखना है, 22 की 22 लैंग्वेजेस हैं। और इसके पीछे यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि पहले जो है ये 14 ही लैंग्वेज थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना रहे थे हम, उसमें हम 22 लैंग्वेजेस जब इसमें हम शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस डाल रहे थे तो हमने सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेजेस डाली थी। फिर उसके बाद एक 21st अमेंडमेंट एक्ट आया 1967 का, इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 का आया, उसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को ऐड कर दिया। ये याद रखना, क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसी चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को। ओके, नाउ कवर किया हमने इस आर्टिकल को भी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। ये क्या बात करी जा रही है कि जो कोविड-19 से रिकवरी हो रही है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कोविड-19 के बाद रिकवरी है वो एक स्ट्रगल में बदल सकती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है किसी भी पर्सन को जो भी कोविड-19 से गुजरा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो कोविड-19 है वो इंसान की कमर तोड़ देती है पूरी तरह से। अगर उसे अच्छी तरीके से हो गया है कोरोना वायरस, ये वायरस ने अफेक्ट कर दिया अच्छी तरीके से, तो समझ लो उसकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो जाती है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये सार्स फैमिली से बिलोंग करता है, सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बिलोंग करता है। और ये फैमिली जो है, ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये डायरेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, उसके बाद डायरेक्ट आपके ब्रेन को अटैक करता है, डायरेक्ट आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी कि हार्ट हेल्थ जिसे कहते हैं, ठीक है, हार्ट हेल्थ को आपके डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है। आपकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी डाउन हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि शरीर का क्या हाल होने वाला है अगर ये अच्छी तरीके से वायरस लिपट जाता है तो। उसके बाद देखें कि अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली।
कि कोविड-19 को लेकर अगर कोई पर्सन जो है रिकवर हो चुका है तो फिर देखा जा रहा है कि रिकवर होने के बाद भी उसके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है आफ्टर द रिकवरी ऑल्सो। ठीक है, रिकवरी के बाद भी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत रहती है। उसके बाद देखें जो ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हैज़ बीन अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस पेंडेमिक, यानी कि जो यहाँ पर बात हो रही है कोविड-19 जो है ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचाता है। आपकी हार्ट हेल्थ, फिर से कह रहा हूँ, जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसे हार्ट हेल्थ कहते हैं। हार्ट हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं इसकी वजह से, जैसे कि मसल फाइबर ऑफ द हार्ट, लिमिटिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट, जो आपकी फंक्शन है हार्ट के वो सब में लिमिटेड मतलब कम करने लगेगा। जो आपका हार्ट है वो फंक्शन जो है अभी जितना कर रहा है उससे कम करने लगेगा। हार्ट अटैक्स की देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग, ब्रेन एंड वेन्स, की काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकता है। उसके बाद और भी सारी प्रॉब्लम्स आप देखोगे, हार्ट डैमेज हो सकता है, नर्व ट्रांसमिशन जो होता है वो डैमेज हो सकता है, नसें आपकी बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ जो आप कह सकते हो हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं वो उसको काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद मसल जो स्ट्रेंथ जो है हमारी ताकत वो पूरी बर्बाद हो सकती है इस कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कोविड-19 के आप कह सकते हो पूरे के पूरे बताए गए हैं जो ये क्या क्या कॉज हो सकता है इस कोविड-19 से, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, आपके पास आएगा ही। ठीक है, या आप न्यूज़पेपर आपके पास आ जाता है टेलीग्राम पर, तो आप जाके इस पर पढ़ सकते हैं। और बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम और हो सकती है कोविड-19 की वजह से, क्या, जैसे कि ब्रेन फॉग, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी कि आपको भूलने की आदत पड़ सकती है, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, सर में दर्द रहेगा। ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखी जाती हैं। मतलब कुछ भी खाओगे सब चीज़ें टेस्टलेस लगेंगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब आपको पता ही है सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन रखो यार। अगर अपनी प्रोटेक्शन रखोगे तो कोविड-19 क्या कोई सी भी बीमारी आपके पास नहीं आने वाली। सबसे पहला आपको तो प्रोटेक्शन रखना है। उसके बाद अगर हो भी जाता है तो फिर उसके बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अपने इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करनी है कि आपकी जितनी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी उतनी ज़्यादा जल्दी तरीके से उस वायरस से लड़ पाओगे, क्योंकि आपको भी पता होगा जिस पर्सन की इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। ओके, नाउ ऐसा ही आर्टिकल यहाँ पर है बिल्कुल सेम। ये आर्टिकल भी कुछ खास नहीं है, बट मैं आपको बता दूं इसमें क्या है। ये हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं विथ यूनाइट करके। ठीक है, यानी कि हम लोग साथ में मिलने के बाद कोविड-19 से लड़ सकते हैं। अगर हम आज की सिचुएशन देखें, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखें, तो पूरे वर्ल्ड की कमर तोड़ रखी है इस वायरस ने। और उसके बाद देखें जो मालदीव्स है, मालदीव्स ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करी है, और सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने को से ये फ़ायदा हुआ है कि वायरस वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से नहीं फैला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे भूटान ने भी किया, लेकिन इंडिया में इतनी टेस्टिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इंडिया आज दूसरे नंबर पे है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर वायरसेस हैं इंडिया के अंदर में। उसके बाद ये बोला जा रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब ने जो है स्टिमुलस पैकेज को अनाउंस कर दिया है कि यानी कि ये सारा पैसा लगाने वाले हैं इस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन हालांकि फिर भी कोई सॉल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर उसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो ये सार्क है क्या, ये हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारा पूरा का पूरा बॉडी है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये सार्क के बारे में। ठीक है, तो ये जो सार्क है, जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन एसोसिएशन, फिर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आप याद रखना। इसके अंदर कंट्रीज़ हैं हमारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं। ये सब मिलकर काम करती हैं। ठीक है, एक दूसरे से इनके रिलेशंस अच्छे हो गए हैं आप कह सकते हो इस बॉडी के अंदर आने में। अगर हम इसका जो है हिस्ट्री देखें, पास्ट देखें, तो ये फाउंड करा गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 में इसको फाउंड करा गया था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक दूसरे की मदद करें, जो कंट्रीज़ है एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की हेल्प करें। ये कंट्री अप्रिशिएट हो, एक कंट्री जो है एक कंट्री दूसरे की मदद करे कि दूसरी कंट्री भी ग्रो हो। एक दूसरे के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच में फ़र्क आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, और साथ ही साथ इन लोगों के रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों। ये पूरा का पूरा पर्पज़ है हमारा सार्क का।
तो फिर अब यहाँ पे बोला जा रहा है टाइम आ चुका है, कोविड-19 ने कमर तोड़ चुकी है, तो सार्क का हमें इस्तेमाल करना है और सारी कंट्री को यूनाइट होना है, साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि ये जो क्राइसिस हैं इनको हम ऐसे नहीं रोक पाएंगे, साथ में मिलकर रोक पाएंगे, तभी हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से इस वायरस से निपट पाएंगे। ओके, तो गाइस कंप्लीट हुआ आज का हमारा ये वाला आर्टिकल भी। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 के ऊपर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, सैनिटरी नैपकिन स्कीम के बारे में है। अभी क्या हुआ है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, इस बार कर्नाटका गवर्नमेंट सैनिटरी नैपकिन स्कीम को नहीं लेकर आई है, ठीक है, अब की बार नहीं लेकर आई है। तो ये अब इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है कि सैनिटरी नैपकिन स्कीम ये है क्या, ठीक है। इसके अंदर जो है विमेन वगैरह की हाइजीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर वही उसी के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो फिर आप देखोगे फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम के प्रोग्राम है ये, कौन सा है, खुशी एंड उज्जवल सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है। तो इसके बारे में बात करें तो जो वेमेन वगैरह हैं उनको ये सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स वगैरह प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है, गर्ल्स को ये पैड्स प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है, एक मिनिमम कॉस्ट में, एक ना के बराबर ये कॉस्ट में प्रोवाइड करा जाएगा, और जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करा जाएगा। आप देख सकते हो 2.5 रुपये का यहाँ पर एक पैड पड़ेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है और वेमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, ताकि जो है एक हाइजीन जो है चीज़ मेंटेन करके चली जा सके। ओके, तो फिर ये आर्टिकल आपको बस खाली इतना ही पढ़ना है। ओके, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ आर्टिकल करंट अफेयर में क्या है कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका ने अब की बार ये जो स्कीम है इसको एलोकेट नहीं किया है, इसको यूज़ नहीं किया है इस स्कीम को, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 के ऊपर वही सेम आर्टिकल, लोकसभा ने क्लियर कर दिए 3 लेबर बिल्स, ठीक है, 3 लेबर बिल को क्लियर कर दिया गया है लोकसभा के द्वारा। अब वो 3 लेबर बिल कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहला बिल है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, तीसरा है ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। ये सारे बिल जो है लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आर्टिकल ये दिख रहा होगा, ये अच्छा आर्टिकल है। प्रोटेस्ट जो चल रहा है इतना ज़्यादा है, फार्मर्स का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है ये फार्मिंग बिल्स को लेकर, तो उसमें जो खरीफ क्रॉप्स है वो राइपन हो रही है, यानी खरीफ क्रॉप्स का टाइम आ चुका है। इन खरीफ क्रॉप्स की कटाई होने वाली है अक्टूबर के टाइम पे। अब इनकी कटाई होगी तो फिर अब यहाँ पर आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के साथ साथ मैं दोनों क्रॉप्स भी एक कवर करा दूंगा जो साल में उगाई जाती है। तो एक पिक्चर है ये पिक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। मेरा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान करना, ये पिक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी और सारी चीज़ें आसान कर देगी। जैसे कि रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, खरीफ क्रॉप जो अभी हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर में जो हमारे आर्टिकल में प्रेजेंट है, खरीफ क्रॉप जून जुलाई के टाइम में उगाई जाती है और इसकी जो फसल कटाई होती है अक्टूबर के टाइम पे। जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ आर्टिकल में क्या बोला गया, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें हमारी फसल की कटाई भी होने वाली है खरीफ क्रॉप की, और खरीफ क्रॉप मार्केट में दिखेगी आपको कुछ टाइम बाद। वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि राइस, मेज, जोवर, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ये सारी चीज़ें हमारे खरीफ क्रॉप्स हो गई। कौन कौन से स्टेट्स में उगाई जाती हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। ऐसी हमारी रबी क्रॉप्स होती हैं। रबी क्रॉप्स अक्टूबर दिसंबर के टाइम पे जो है वो उगाई जाती हैं, और कटाई कब होती है इसकी, अप्रैल जून के टाइम पे। कौन कौन सी क्रॉप्स हो गई, जैसे कि वो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, और कौन कौन से स्टेट्स में, जैसे कौन कौन से स्टेट्स में उगाई जाती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। और ऐसी हमारी एक होती है तीसरी जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स जो है मार्च और जुलाई के टाइम पे उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये इसको उगाते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, उन चीज़ों को यहाँ पे उगाया जाता है। ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट्स के टाइम पर यहाँ पर वहाँ पर जो है ये इसको उगाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना, आपको मैंने एक पिक्चर प्रोवाइड कर दी गई है, पिक्चर में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये दिख रहा होगा पेज नंबर 10 के ऊपर, अब वैक्सीन मस्ट हैव एटलीस्ट 50% एफिकेसी, यानी कि कोई भी अगर वैक्सीन बन रही है तो उसके अंदर कम से कम 50% तो 50% तो वो वर्क करे, क्योंकि अगर वो 50% भी वर्क नहीं करेगी तो उस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद पीएम की मीटिंग होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग होने वाली है 7 सीएम्स के साथ, ठीक है, 7 चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग होने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी हुई नहीं है। ओके, तो और आपके लिए क्वेश्चन है आज का ईडी, ठीक है, ईडी के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन है, बताओगे इसकी फुल फॉर्म बताओगे, उसके बाद ये कब फॉर्म हुई थी, और उसके बाद इसका एम क्या है ये बताना है आपको, और बिल्कुल सेम चीज़ ही आपको एक और बताना है एनआईए के बारे में। ये दोनों आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन बन गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोई क्वेश्चन नहीं करा है। तो गाइज आज का हमने कर लिया न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर।
आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली ये वीडियो का एनालिसिस पहुंच जाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।